बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्जीज़ी आप सबको प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच हेल्थ कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ बीमारियों पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है ताकि जो है एक अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के हर एक कोने तक पहुँचाई जा सके। आजकल हम लोग बल्कि लंबे अरसे से हम लोग कोरोना वायरस के बारे में प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि इसको कंटेन करना, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा अवेयरनेस, एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, उतनी ही सही तरीके से, अच्छे तरीके से इस जो वबा है इसको कंट्रोल किया जा सकेगा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आसिफ तौसीफ, डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है, कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अरसलान अहमद मलिक। डॉक्टर साहब एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। इराक से हमें स्काइप पे डॉक्टर साहब ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम बात करेंगे कि वहाँ पर सिचुएशन क्या है, और उनसे भी गाइडलाइंस लेंगे, क्योंकि वो जो है एक इंटरनेशनल एनजीओ के साथ जो है वहाँ पर एक्टिविटी कर रहे हैं, और काफ़ी एक एक्सपीरियंस है उनका कि भाई मुख्तलिफ़ किस्म की जो पेंडेमिक्स और जो वबाएँ फैली हैं उनको कंट्रोल करने में भी उनका एक्सपीरियंस रहा है। डॉक्टर साहब के पास पहले हम चलेंगे, डॉक्टर अरसलान अहमद मलिक के पास, और उनसे बात करेंगे, और उसके बाद हम डॉक्टर आसिफ तौसीफ से बात करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। डॉक्टर साहब, बताइएगा कि जो कोरोना वायरस का जो ये पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल गया है, इससे थोड़ा सा हमें इंटरनेशनली आगाह कीजिएगा कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ये अब हम देख रहे हैं इस दफा कोरोना वायरस की फॉर्म, ये जो नया नोवल कोरोना वायरस आया है, जिसको आप जो कि कोविड डिजीज जो है ना वो फैला रहा है 19। तो ये इसके अंदर अभी तक बॉडीज के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर इसकी इम्यूनिटी नहीं है। ह्यूमन बॉडी के लिए ये एक नया वायरस है, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको इस तरीके से देख रहे हैं कि ग्लोबली कुछ ये इन्फेक्ट करेगा, लोगों को मुतासिर करेगा, और आखिरकार ये एक नॉर्मल इसकी जो ट्रांसमिशन जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सही। तो इस वक्त जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये एक पेंडेमिक की सूरत इख्तियार कर गया है, और बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड है। और इस तेजी से स्प्रेड होने के अंदर एक जो बड़ा फैक्टर है, अगर आप आम इन्फ्लुएंजा वायरस के हिसाब से देखें, तो एक इन्फ्लुएंजा वायरस का आमतौर के ऊपर इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 से 4 दिन तक, जिसका मतलब ये है कि वायरस 1 से 4 दिन के अंदर अपने सिम्टम्स जाहिर करना शुरू कर देता है। सही। वो बंदा सिक होगा और आपको पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस के अंदर ये इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन से अब तक जो है ना वो बताया जा रहा है, और उस यानी कि इसका मतलब ये है कि वो मरीज जिसको कोरोना वायरस उससे इन्फेक्ट हो गया है, वो ये बीमारी आगे भी फैलाता रहेगा, लेकिन उसके अपने अंदर अलामत कोई भी जाहिर नहीं होंगे, और वो बाकी लोगों के लिए भी रिस्क है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है और ग्लोबल लेवल के ऊपर फैल गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइएगा हमें कि आपका बार पाकिस्तान से लिंक है, और आते भी हैं आप पाकिस्तान, और पाकिस्तान में भी आपकी जो है वो एक्टिविटीज़ रही हैं। अभी जो सिचुएशन आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, क्या सिचुएशन आपके ख्याल में अलार्मिंग है? जो हम लोग यहाँ पर हम लोगों ने काम किया है गवर्नमेंट की सतह पर या प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सतह पर, वो काफ़ी है आपके ख्याल में? देखिए जी, इसके अंदर एक चीज तो ये है कि पाकिस्तान से अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जितना भी इस वक्त स्प्रेड है, लगता ये है कि जरा कंट्रोल है, और बिहाइंड द मेन सीन काफी ज्यादा इसके ऊपर काम भी हो रहा है, जिसके अंदर आइसोलेशन और क्वारंटीन के भी फैसिलिटीज प्रिपेयर कर ली गई हैं। हम लोग ऑनेस्टली तैयार नहीं थे, पूरी दुनिया इस वायरस के लिए तैयार नहीं थी। और अगर इस वायरस ने यूएस और इटली जैसे और चाइना जैसे मुल्कों के अंदर इतनी तबाही मचा दी है, तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम तो उससे कहीं ज्यादा फ्रेजाइल था। सही है। अब जो नेक्स्ट बात है कि हम लोग अभी कुछ अच्छे इकदाम गवर्नमेंट ने इसके ऊपर किए हैं। हम इस वक्त इस फेज के अंदर हैं जहां पर जो सर्कुलेशन है वायरस की, वो लोकल ट्रांसमिशन
उसकी स्टार्ट हुई है। ठीक इस है। वक्त कहा जाता है कि तकरीबन 33% जो है वो लोकल ट्रांसमिशन है, और बाकी केसेस वो थे जो कि जो ना ठीक है। इम्पोर्टेड थे, सही है। बाहर से आए थे। लेकिन ये चीज आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती जाएगी। लोकल ट्रांसमिशन जब शुरू हो जाती है तो नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये नंबर काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा। सही ये है। अभी तक जो है ना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। सही। इसके अंदर काफी इश्यूज हैं, और जिस स्टेज के ऊपर अब हम हैं, इसके अंदर ये कंटेनमेंट की स्टेज है, जिसके अंदर हम जो पब्लिक हेल्थ के हवाले से इस डिजीज को जो है ना कंटेन करने की कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम इसके असरात कम से कम हो सके। अब वो सही। फैल तो गई है, जी। अब उसको आपने असरात को मिनिमाइज करना है। लोगों को जो इन्फेक्ट हो रहे हैं उनको आपने बचाना है, ताकि हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर इतना लोड ना आए कि वो उसको मैनेज ना कर सके। सही है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, वो लगता है कि अंडर कंट्रोल है। 1.3% केस फर्टिलिटी रेट हो रहा है। यानी इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों के अंदर होता है तो उसमें एक बंदा जान से हाथ धोता है। तो ये एक बहुत एक्सेप्टेबल कंडीशन है। अगर आप बाकी मुल्कों के अंदर देखें तो ये इससे कहीं ज्यादा है, जो कि 10 से 13% तक भी रिपोर्ट हो रही है कुछ मुल्कों के अंदर। सही। और विच इज़ अ गुड थिंग अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, जब हम मुख्तलिफ ममालिक को देखते हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं कि वहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम होने के बावजूद इतनी अमवात हो रही हैं, तो एक खौफ सा पैदा होता है कि हमारे यहाँ इतना स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम नहीं है। और जब हम अपन कंपेयर करते हैं और ज़ाहिर बात है वीडियोस न्यूज़ देखी जा रही हैं, तो एक डर पैदा होता है कि अगर ये हमारे मुल्क में फैल गया तो क्या हमारी भी यही कंडीशन होगी? देखिए जी, इस वक्त आप कोई श्योरिटी के साथ कह नहीं सकते। अब हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन ट्रेंड्स को अच्छे तरीके से देखते रहें और उसी हिसाब से अपने इक़दाम करते रहें। सही। इस टाइप की आउटब्रेक्स की बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं। इनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होते हैं। हेल्थ के ऊपर तो डिवास्टेटिंग होते ही होते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमीज क्रिपल कर देते हैं। इसके जी। अलावा अब यहाँ तक कि ये कल्चर्स को चेंज कर देते हैं। जो हमने पुरानी पेंडेमिक्स देखी हैं दुनिया के अंदर, उन्होंने लोगों की ईटिंग हैबिट, लोगों की ग्रीटिंग हैबिट्स, जी। उनकी बहुत सारी आदत चेंज कर दी हैं। सो सही। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपने मुलाहिजा रखना होता है। मेरा ख्याल है कि अभी तक जो हालात हैं उसके हिसाब से तो चीज़ें ज़रा कंट्रोल में है, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकते। ये बढ़ भी सकती है। ये भी मुमकिन है कि गर्मी के अंदर आमतौर के ऊपर कोरोना वायरस की ट्रांसमिशन थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है, सही। अगर प्योरली एलिमिनेट नहीं होती। तो सही। ये भी चांसेस हैं। हमारे पास अभी इतना डाटा नहीं है कि हम क्योंकि ये नई बीमारी है, और जब नई बीमारी आती है तो उसके बहुत सारे र्यूमर्स उसके जी। हिसाब से फैलते हैं, और आजकल तो ये र्यूमर फैक्ट्री बहुत ज्यादा तेज हुई है। तो बिल्कुल। इस लिहाज से हमें जरा थोड़ा सा इस चीज को जो ना देखते रहना चाहिए, और उसके साथ साथ जैसे जैसे ये इवॉल्व हो सिचुएशन, उसके हिसाब से ये कंट्रोल करना चाहिए। उम्मीद है कि आगे आने वाले महीनों के अंदर इसकी ट्रांसमिशन को जरूर कुछ थोड़ा सा जो है ना फर्क पड़ेगा, और वो कम होगी। लेकिन इट्स टू अर्ली टू टेल एनीथिंग अबाउट इट। सही। लेकिन अगर हम यूएस के अंदर देखें, इटली के अंदर देखें, तो उधर तो इसमें जो ना बेतहाशा वो तबाही मचाई है। जी। लेकिन अगर हम उसको अभी भी कंपेयर करें पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा तबाही नहीं है जितनी बाकी मुल्कों के अंदर ये तबाही मचाई है। सही। जी। डॉक्टर साहब चलें, कोई कोई अच्छी खबर भी थोड़ी सी सुनने को मिली हमें कि गर्मी जो है वो आएगी, तो थोड़ी सी जो है उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप 12 ज़ाहिर बात है कि इंटरनेशनल एनजीओ के साथ काम कर रहे हैं, आपको इसके बारे में थोड़ी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि कोई इसकी वैक्सीन, कोई इसकी ट्रीटमेंट पे कोई सॉलिड किस्म का काम हो रहा है, कोई रिजल्ट सामने आ रहे हैं?
इस वक्त काम बहुत हो रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया अपने रिसोर्सेज डाइवर्ट कर रही है और हर तरफ तरह की रिसर्च बहुत से ममालिक के अंदर जारी है और काफ़ी सारी जगह के ऊपर मैं अगर आपको ये बताऊं कि तकरीबन 40 से ज़्यादा तादाद के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर फाइनल स्टेजेस के अंदर वो पहुंची हुई है। और जब मैं फाइनल स्टेजेस की बात जी। करता हूं तो वो ये है कि वो क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज के ऊपर पहुंच गई हैं। अच्छा, यानी वो ज़बरदस्त। चीज़ों ने कुछ प्रॉमिसिंग रिजल्ट शो किए हैं सही। और अब वो क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर की स्टेज के ऊपर पहुंची हुई। मुख्तलिफ दवाइयाँ भी हैं, कुछ वैक्सीन भी हैं। हम मैं आपको पहले भी जैसे मैंने अर्ज किया कि वायरस म्यूटेट भी करता रहता है जी। और चेंज भी होता रहता है और इसके अगर आप इसको जेनेटिक लेवल के ऊपर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स का इंटरेक्शन डिफरेंट होता है इस वायरस के साथ। और हो सकता है कि जो दूसरे ममालिक के अंदर जिस तरीके से जो सॉल्यूशंस और जो दवाइयाँ काम कर रही हैं वो शायद हो सकता है कि हमारे उसमें ना करें हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर। तो लेट्स सी सही। कि कौन सी दवाइयाँ किस तरीके से जो है ना वो करती हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस वक्त बड़ी तेजी से काम हो रहा है और 40 से ज्यादा मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशंस फाइनल स्टेजेस के अंदर पहुंचे हुए हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर भी बात हो रही है प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन की, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूजन की, लेकिन अभी तो वो इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन देखें उसकी भी कुछ प्रोमिसेस हैं। वो भी शायद एक अच्छा सोल्यूशन, एक रैपिड सोल्यूशन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर निकल कर आए। सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, कोई शॉर्ट सा मैसेज हमारे लोगों को, पाकिस्तानी कौम को, और इवन अगर आप हेल्थ प्रोफेशनल्स को गाइड करने के लिए कोई मैसेज देना चाहें, या अगर हुकूमती सतह पर कोई आप चाह रहे हैं कि कोई चीज़ होनी चाहिए तो प्लीज़। डॉक्टर्स के लिए तो खास तौर के ऊपर, बल्कि आम पब्लिक के लिए, जैसे वो कहते हैं कि हैंड हाइजीन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आम तौर के ऊपर जो रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं हमने ये देखा है कि 70% वो आम तौर के ऊपर हाथों से फैलती हैं। और सही। जब हाथों की बात करते हैं तो उसके अंदर हम हैंडशेक्स की बात करते हैं, हम डोर हैंडल्स की बात करते हैं, एलिवेटर्स की बात करते हैं, जो जो एटीएम मशीन्स की बात करते हैं। जी। तो उस वक्त चीजें यूज करते हुए खास तौर के ऊपर ख्याल करें। अगर आप सिर्फ ये काम कर अपने हैंड हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आप 70% तक इन बीमारियों से बच सकते हैं। सोशल सही। डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट अभी तक हमारे लोगों के अंदर इतना ज्यादा लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो आपने जो है ना 3 फीट का फासला एटलीस्ट मेंटेन करना है। ज्यादा बेहतर है कि 1 मीटर का फासला मेंटेन करें ताकि इससे बचा जा सके, ट्रांसमिशन को से बचा जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो खास तौर के ऊपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अंदर मैंने देखी है, जो जी। डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, वो इस चीज के ऊपर अवेयर भी होते हैं। लेकिन जब हम हाथ धो रहे होते हैं तो हम कई हाथों के वो जगहें मिस कर जाते हैं जहां पर ये वायरस हो सकता है। सही। फॉर एग्जाम्पल, नाखून की पोरें और हाथों की बैक साइड, उंगलियों जी। के दरमियान और जी। की जगह और अंगूठे के अंदर। तो हाथ जी। धोते हुए वो जो 20 सेकंड का कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये है कि सिर्फ आपने 20 सेकंड तक हाथ को साबुन लगे नहीं रहने देना, जी। बल्कि उसको अच्छे तरीके से धोना है। इसके अलावा एक चीज जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के अंदर इम्पोर्टेंट है ख्याल रखने के अंदर, और हमने पाकिस्तान में भी ये चीज फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी डिजीजेस के अंदर देखी है कि वो खास तौर के ऊपर जब मास्क यूज कर रहे होते हैं और अपने ग्लव्स यूज कर रहे होते हैं तो वो सारे कंटेमिनेटेड होते हैं। और उससे आप अगर आप फोन पकड़ेंगे, अपनी ऐनक जी। पकड़ेंगे और उसको लगाएंगे तो ये चीज बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो सही। जब आपने मास्क पहने हुए होते हैं और हैंड ग्लव्स पहने हुए होते हैं तो उनको उतारते और चढ़ाते हुए जो डॉफिंग एंड डोनिंग के प्रैक्टिसेस होते हैं उनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस आने वाले दिनों के अंदर हमने खास तौर के ऊपर अपने डॉक्टर्स को और बाकी इस किस्म के जो जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जी। उनको इस चीज से बचाना है और इस चीज को अवेयर करना है। ये अवेयरनेस तमाम डॉक्टर्स के अंदर और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के अंदर और आम
लोगों के अंदर भी कि वो जब अपने मास्क और उसको ग्लव्स को यूज करें तो उसको प्रॉपरली यूज करें, और उसको साथ साथ ये ना हो कि वो एक मंबा बन जाए जी डिजीज के स्प्रेड का, और मजीद रिस्क के ऊपर जो है ना उनको वो ले आए। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर असलान अहमद मलिक एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब ने हमें इराक से ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर असलान अहमद मलिक की। डॉक्टर साहब एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं, इराक में इस टाइम स्टेशन है। और डॉक्टर साहब ने जो है सिचुएशन से भी आप लोगों को आगाह किया, और जो हमारे मुल्क में कंडीशन है उसके बारे में भी बताया। और जो है बाकी हम लोग डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे से यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर फैमिली हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। और डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंगली डॉक्टर साहब ने भी वही बात की जो आपने चंद दिन पहले जिक्र किया था कि जी वो जो ग्लव पहना हुआ है पैरामेडिक ने, ख़ास तौर पैरामेडिक, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसमें स्वीपर्स भी हैं, उसमें बहुत से, तो वो बेसिकली उसको वो इन्फेक्ट कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तो क्योंकि ग्लव आप जब पहनते हो तो आपने इसलिए ग्लव पहनना है कि आपने किसी कॉन्टामिनेटेड चीज़ को हाथ लगाना है। बिल्कुल। जब आपने हाथ लगा लिया तो आपने उस ग्लव को उतार के फेंक देना है। अगर आप उस ग्लव को पहने रहोगे आप तो महफूज रहोगे, मगर वो आप इन्फेक्शन हर चीज़ को फैलाते रहोगे। बिल्कुल। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी भी कॉन्टामिनेटेड चीज़ को हाथ लगाएं तो आपने ग्लव्स पहने हुए हों। सही है। और जो लोग वर्किंग में हैं, जो स्वीपर्स हैं और हैं, या आप पहन रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप एक हाथ में ग्लव पहनो और एक हाथ को, जैसे आपने पहले बताया था। जी। आप जो सेफ सर्फेसेस हैं उसको अपने जो बगैर ग्लव वाले, और जो कंटामिनेटेड सर्फेसेस हैं सिर्फ उनको ग्लव वाले हाथ से आप यूज़ करें। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे पहले भी कोरोना वायरस के सिलसिले में हमारे प्रोग्राम होते रहे हैं और बड़ी अथेंटिक इंफॉर्मेशन आप हमारे लोगों के लिए लेके आते हैं। आज भी हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब ये जिक्र कीजिएगा कि जो हमने बेसिक जो कोरोना के बारे में बातें थी वो तो कर ली, एटिपिकल अटैक क्या है कोरोना में? हाँ, ये एक हुआ है जी, और बेसिकली ऐसा हुआ कि एक आदमी को चेस्ट पेन हुआ सीवियर किस्म का। अच्छा। उसकी ईसीजी की, तो उसकी ईसीजी जो थी वो बिल्कुल एक्यूट एंटीरियर एमआई था, यानी दिल के सामने वाली दीवार का एमआई था। और उसको फौरी तौर पे कैथ लैब में लाया गया, उसको एंजियोग्राफी की, तो एंजियोग्राफी जब की तो उसकी वेसल्स ठीक थी। अच्छा। लेकिन उसको कार्डाइटिस हुआ था। बेसिकली उसको जो था कोरोना था। अच्छा। कोरोना की ये एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन थी एमआई के साथ, और उसमें आपकी सारी कैथ लैब कंटामिनेटेड हो गई, आपके सारे डॉक्टर्स एक्सपोज हो गए। ठीक है, तो ये हमेशा जहन में रखें कि कोरोना वायरस जो है ये एक्यूट एमआई के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। एक्यूट एमआई की प्रेजेंटेशन दैट वाज नॉट एमआई। अच्छा। वो कार्डाइटिस, क्योंकि इसमें कार्डाइटिस भी होता है, ठीक है, नेफ्राइटिस भी होता है, ये तमाम सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। ठीक है ना, तो ये एक एटिपिकल प्रेजेंटेशन थी इसकी। इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसी तरह एटिपिकल प्रेजेंटेशन कुछ लोगों में नोजिया, वॉमिटिंग और डायरिया के साथ होती है। ठीक है, सारों को जरूरी नहीं कि सांस का मसला हो या गले का मसला हो। ठीक है, ये एक रेयर प्रेजेंटेशन है। अच्छा। तो हमें इन सारी चीज़ों को अपने आजकल के सिनेरियो में सारी चीज़ों को अपने जहन में रखना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब, हवा से फैल रहा है या नहीं? अभी तक हम वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पे हैं। अच्छा, उसमें बात यह है कि देखें, पहले से यही कहा जा रहा था कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ठीक है, कि छींक या खांसी से फैलेगा। और खांसी से। लेकिन अभी कुछ रिसर्च हुई है जी, और उसमें देखा ये गया है कि जो छींक आती है तो उसके बाद एक तो जो माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं स्मॉल, वो तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर ज़मीन पे बैठ जाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ माइक्रो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्लोट करते हैं, ठीक है, और वो काफ़ी देर तक रहते हैं। सही है। और अगर वो जगह क्लोज है तो वो काफ़ी जगह में फैल जाते हैं। अच्छा। वैसे भी आपने देखा होगा कि अगर कमरे में अंधेरा हो और किसी एक सुराख में से रोशनी आ रही हो, आप उसमें से देखें तो आपको एक डस्ट पार्टिकल्स का एक तूफान नजर आता है। सही है जी। अब देखें, सोच की बात है कि वो डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो तो आपकी नज़र को नज़र आ रहे हैं। सही है। अब कोरोना वायरस जो है ना, ये तो आपकी माइक्रोस्कोप को भी नज़र नहीं आता, ये तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं इसको। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल बईद क़यास नहीं है कि ये उन डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर बैठ सकता है, और बैठ सकता है, और फिर वो डस्ट पार्टिकल्स में ये वहाँ पे रह सकता है। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ पे ज़्यादा लोग हों, एक तो उन जगहों को वेंटिलेटेड रखें, बिल्कुल सही, और वहाँ पे सनलाइट भी हो, और फिर यह है कि ऐसी तमाम जगहों पे मास्क इस्तेमाल करें। जब आप
क्राउडेड जगह पे हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका डिस्टेंस जो है वो 3 फुट से हो, लेकिन अगर एक कमरा है उसके अंदर 3 फुट पे बहुत से लोग मौजूद हैं, जिस तरह मसाजिद में अगर दूर दूर खड़े होकर नमाजें पढ़ी जा रही हैं, या जैसे कि मैंने देखा है कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। अच्छा जी, आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस भी वो जो होती है मीडिया कॉन्फ्रेंस, या जो मीडिया से गुफ्तगू हो रही होती है, उसके अंदर वो मीडिया के लोग बिल्कुल साथ साथ खड़े हुए होते हैं मास्क के बगैर। आप देखें कि जब कहीं कोई इफ्तिताह करने जा रहा है, कोई जा रहा है, तो उसके साथ साथ सारे लोग चल रहे हैं। तो हम जो कुछ कह रहे हैं ना, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। सही। ये डिस्टेंसिंग जो है ना, फिजिकल डिस्टेंस, देखिए सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल। सोशल डिस्टेंसिंग ये है कि आप वो जो तकरीबात हैं, ऐसी हैं, स्कूल हैं, वो आप बंद कर दो, ठीक है। और फिजिकल डिस्टेंसिंग ये है जब आप किसी से मिलो तो आप 3 फुट का, कम से कम 3 फुट या 6 फुट का फासला रखो। दैट इज फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। अच्छा। इसी तरह से आपने जो क्या कर रहे हैं कि आप कंट्रोल रेट पे आटा दे रहे हैं जी। वहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पे लाइनें लगी, हुजूम लगा हुआ है। दिस इज रॉन्ग। सही। आप प्रोमोट कर रहे हो। अगर आटा थोड़ा सा महंगा भी मिलेगा आम दुकानों पे, तो उसको आप दुकानों पे ही रहने दें। बीमारी से बचाएं लोगों को। बीमारी से बचाएं, क्योंकि हमें इस वक्त जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो क्राउडिंग से है। सही। इसी तरह से हमारे जो कुछ हम अननोइंगली बगैर सोचे समझे कुछ चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं। सही है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम दुकानों के टाइमिंग्स कम से कम करते जा रहे हैं। वहाँ भी हुजूम आ रहा है, हुजूम हो जाएगा। अगर आप मजीद बात करेंगे, मुख्तसर वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर आसिफ तौसीफ की। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी कोरोना। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आसिफ तौसीफ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब फैमिली फिजिशियन हैं और डॉक्टर साहब कैपिटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी पिछले चंद प्रोग्रामों में भी कोरोना वायरस के सिलसिले में बात हुई, आज भी कोरोना वायरस के सिलसिले में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट नुकात जिनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल की जो चीज़ें हैं। हम लोग तो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी वो इंसुलिन बनी है, सॉरी जो वैक्सीन बनी है ये नहीं बनी, ट्रीटमेंट आया ही नहीं, लेकिन ये जो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपने समझना बहुत ज़रूरी, आपने जिक्र किया जी बिल्कुल कि जी अभी हम मास्क की बात कर रहे थे। देखिए मास्क जो है ना हर आदमी के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हर जगह ज़रूरी नहीं है। सही है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं बेहतर है कि आप मास्क पहनें, ठीक है। जब आप अपने बुजुर्गों से बात करने जाते हैं बेहतर है कि आप मास्क पहनें। ये हो सकता है कि आपको हुआ हो और आपको कोई सिम्टम ना हो और आप जो है वो फैला रहे हो और आप बात करें और आप हंसें। सही है। इवन ये कि हंसने से और इन चीज़ों से जितने पार्टिकल्स हवा में आते हैं उसमें भी वायरस आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको खांसी आ रही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जनाब की छींक आए। तो इवन ये कि जब हंसते हैं या हम जोर से बात करते हैं, जोर दे के बात करते हैं, गुस्से में बात करते हैं, ठीक है ना, तो आपके मुँह से जो ड्रॉपलेट्स हैं वो फैल जाते हैं और वो तो अब जब अपने बुजुर्गों के पास जाए, इसी तरह से जो छोटे बच्चे हैं उनको बुजुर्गों के पास बिल्कुल मत जाने दें। अच्छा। क्योंकि जो 9 साल तक के बच्चे हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं आ रहा। अच्छा। 9 साल तक के बच्चों में कोई सिम्टम नहीं आ रहा। अच्छा। ठीक है, और वो उसको फैलाते रहेंगे, जारी बात है। उनकी राल भी टपक सकती है और भी चीज़ें, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी राल भी टपकती है, बिल्कुल ऐसे। तो उनके अंदर अभी देखा ये गया है कि 9 साल तक के बच्चों में तकरीबन कोई सिम्टम नहीं आ रहा। अच्छा। तो ऐसे बच्चे कैरियर हो सकते हैं। अब बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा प्यार होता है छोटे बच्चों, बिल्कुल सारी बात। वो कहते हैं अपने बच्चे से इतना प्यार नहीं होता, इतना पोते और बिल्कुल ऐसे नवासे नवासी से होता है। तो ये प्लीज़ जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आप अलग रखें, अलग कमरे में रखें, उनका बाथरूम अलग रखें अगर पॉसिबल, उनकी बेडिंग अलग रखें, उनके बर्तन अलग रखें, और उनसे कम से कम क्यों, वैसे वो आपसे बात करें, फ़ोन पे बात करें, फ़ोन पे अपने दोस्तों से बात करें और सारी एक्टिविटीज़ करें, वीडियो कॉल करें, आजकल वीडियो कॉल करें, सारा कुछ करें, लेकिन जब आपने उनसे मिलना है और छोटे बच्चों को मत जाने दें उनके पास, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। सही है। जो ओल्ड पॉपुलेशन है, और ख़ासतौर पर कौन वल्नरेबल है, जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको दिल की तकलीफ़ है, जिनको कैंसर है, जिनको और वैसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अंडरवेट है, ठीक है, मेल नरिश्ड है, ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको आपने संभाल के रखना है, उनको आपने अलग रखना है। अगर पॉसिबल है तो उनको अलग कमरे में और अलग बाथरूम दें, और उनके कमरे की जो चीज़ें हैं उनको भी आप डिसइंफेक्ट करते रहें। और जब आप उनसे बात करें तो आप मास्क और किसको लगाना चाहिए, मास्क उस शख्स को लगाना चाहिए जिसको बाज़ लोगों को आदत होती है
मुंह पे हाथ लगाने की, हाँ ठीक है, ठीक कुछ लोगों को नहीं होती, जी ठीक है। जिन लोगों की आदत है वो उस आदत को छोड़ने की कोशिश करें और साथ साथ मास्क भी लगाएं। कुछ लोगों को आजकल अब एलर्जी का सीजन है, जी लोगों की आंखों में खारिश हो रही है, वो बिल्कुल आंखों में खारिश करते हैं, ऐसा ही है, तो वो अपनी आंखों को हाथ लगाते आंख में हैं। ये जो नाक टी में जोन खारिश आपका है ना, जी ये आपका डेंजरस एरिया है, इसको आपने हाथ नहीं लगाना। ठीक है जिन लोगों को आदत है हाथ, वो जीरो की ऐनक लगा लें, ब्लैक गॉगल्स लगा लें और मास्क पहन लें, ताकि वो अपने चेहरे, अपने नाक को, मुंह को और आंखों को हाथ ना लगाएं। तो फिर हमने अब ये बात की कि किसके लिए ज़रूरी है मास्क। जी जब आप बाहर निकल रहे हैं, सही है जब आप किसी क्राउड में हैं, मतलब ज़्यादा जगह जो लोग हैं, जब अपने बुज़ुर्गों से बात कर रहे हैं, और वो तमाम लोग जो घर पे भी हैं लेकिन उनको आदत है अपने मुंह पे हाथ लगाने की, उनको लाजमी मास्क पहनना चाहिए, और उनके लिए ये वाला मास्क काफ़ी है जो सर्जिकल मास्क कहलाता है। ठीक है और एक वो जो हमारा डॉक्टरों का होता है N95, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए। अच्छा ठीक है सही, वैसे भी महंगा भी है वो, उसको फजूल में क्या आपको जरूरत है लेने का तरीका है। अच्छा सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आप जिक्र कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जनाब ये जो दुकानों का टाइमिंग्स कम कर दिए गए हैं, उसमें रश बढ़ा, ये मैंने खुद भी देखा है। देखें, अगर 100 लोग एक दुकान पे आने हैं जी और आप उसको टाइम 1 घंटे का या आधे घंटे का कर देंगे, लॉजिकली तो क्या होगा कि वहाँ रश पड़ेगा, ऐसा ही है, लोगों को भी जल्दी होगी, टाइम हो गया, जाके जल्दी सारे वो एक ही वक्त में आएंगे। बिल्कुल ऐसे। मेहरबानी फरमाकर इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम करें, जो फैसिलिटीज़ डे एंड नाइट खुल सकती हैं उनको डे एंड नाइट खोलें, ताकि लोग अपनी कन्वीनियंस से आए और वहाँ पे रश ना पड़े, रश वाले टाइम पे ना आए, इसी तरह से लेट आए। देखें, जब इस वक्त बंद किया है तो लोगों ने हमारी बातें नहीं सुनी, ठीक है, अब लेकिन क्या करें, हमारे लोग हैं, हम लेकिन उनको बीमारी की तरफ धकेल तो नहीं सकते ना। अब देखें, लोग जो जाने थे गाँव, उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी, वो उस वक्त नहीं गए, ठीक है। अब वो लोग, शहर बंद हो गए, काम नहीं है, अब वो लोग घर जाना चाहते हैं। अब वो क्या हो रहा है कि वो लोग डंपर्स हायर कर रहे हैं, ट्रक हायर कर रहे हैं, उसके अंदर 50-50 लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, ठीक है ना, और घंटों का आगे से और छुप के जा रहे हैं, क्योंकि ताकि पकड़े जाएंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, अंदर से बंद है। अब बताएं, एक ट्रक जैसी गंदी चीज़, उसको बाहर से बंद किया हुआ, उसके अंदर 50 लोग सांस ले रहे हैं, बताएं अगर उसमें से एक को भी होगा तो सारों को नहीं हो जाएगा। वो गवर्नमेंट से दरख्वास्त ये है कि फौरी तौर पे मुनासिब किराया इनसे लें और इनको अपने घरों को भेजने का बंदोबस्त करें। बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला। हमारे हमसाए मुल्क में भी ये एक जो है वो डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर गया। वहाँ पर ट्रेन स्टेशंस पे, बसों के अड्डों पे जो है वो हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं कि उन्होंने गाँव को जाना है, अपने घर को जाना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से बैंकों के अंदर जो है लोग बिल जमा कराने जा रहे हैं, वहाँ पर लाइनें लगा रहे हैं, हालांकि वो बैंक हैं जहाँ पर काउंटर रखा हुआ है, मगर वो काउंटर चला नहीं रहे। तो बैंकों से दरख्वास्त है कि वो काउंटर चलाएं, ताकि लोग थोड़ी थोड़ी दूर पे वहाँ पे बैंक में जो सीट्स पड़ी हैं वहाँ बैठ जाएं, और जब उनका नंबर आए तो जाके वो जमा करा। पहले नॉर्मल सिस्टम था, उसी को फॉलो करें। था। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो, क्योंकि लोग इतने बहुत ज़्यादा नहीं है, वो काउंटर ही नहीं चला रहे, और उसका नतीजा ये है कि लोग लाइन में खड़े हुए, एक दूसरे के साथ खड़े हुए। तो ये इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ें, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और अभी डॉक्टर साहब, अरसलान साहब बात कर रहे थे कि क्यों हमारे इतना, अल्लाह का शुक्र है कि हमें इतना ज़्यादा कोरोना इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। सही, उसकी कई रीज़न्स हैं, अच्छा, जो अभी रिसर्च में सामने आई हैं। ठीक है। एक तो ये कि हमारा टेम्परेचर यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है, आपने देखा यही गया है, अभी आगे जाके पता चलेगा कि जहाँ पे टेम्परेचर लो है वहाँ पे ये वायरस ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। दूसरा ये है कि हम लोगों को सबको BCG लगी हुई है। अभी एक रिसेंटली एक रिसर्च आई है कि जिन लोगों को BCG लगी हुई है, या जिनकी ट्यूबरक्लोसिस, हम में से हर दूसरे शख्स की ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री है। अच्छा। हमें सबको ट्यूबरक्लोसिस होती है और ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती है। तो जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो चुकी है या जिनको BCG लगी हुई है, उनको एक नेचुरल रेजिस्टेंस है थोड़ा सा इस वायरस से। अच्छा, ज़बरदस्त। तीसरा ये है कि हमारे यहाँ मलेरिया एंडेमिक है। जी बिल्कुल, और हम एंटी मलेरियल लेते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो एंटी मलेरियल है क्लोरोक्विन, ये क्या करती है कि ये, इसका हाफ लाइफ जो है 22 डेज़ है। आप एक दफ़ा क्लोरोक्विन लेते हो, 22 डेज़ तक आपके सेल में क्लोरोक्विन रहती है। अच्छा, ये भी सोचा जा रहा है कि अगर 3 वीक्स में जी एक दफ़ा क्लोरोक्विन ले ली जाए, ये ऑफ लेबल है, ये इंडिकेटेड नहीं है, वैसे आपको बता रहा हूं, ये कहा जा रहा है, अगर ले ली जाए, बुजुर्ग लोगों को दे दी जाए, तो उनको कोरोना वायरस से किसी हद तक रेजिस्टेंस हासिल हो जाएगा। थ्योरी की हद तक की बात की जा रही है। हद तक। और करती क्या है कि ये सेल के pH को बढ़ा देती है। ठीक है।
और कोरोना वायरस को मल्टीप्लाई होने के लिए जो पीएच चाहिए वो नहीं होता, तो इसको मल्टीप्लिकेशन नहीं होती। अच्छा, ठीक। दूसरा ये है कि इसके अंदर हमारे सेल की वॉल के ऊपर ना कुछ रिसेप्टर होते हैं, आपने देखा होगा, इसमें बार बार दिखाते हैं, वो जी, वो जाके जोड़ जाके जिस जगह वो आके लगता है ना, ठीक है, जो रिसेप्टर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लोरोक्वीन की वजह से चेंज हो जाती है, फिर उसके ऊपर वो नहीं लग पाता, तो वो इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा सेल। हाँ, वो जब वो लगता है तो वो की है जिसके ज़रिए वो सेल मेम्ब्रेन खुलता है और उसके अंदर जाता है, ठीक है, तो ये सेल के अंदर नहीं जा सकता। ज़बरदस्त। तो ये बातें जो है ना, ये हमें फेवर कर रही हैं, हमें नेचुरली फेवर कर रही हैं, क्योंकि बीसीजी, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है, बीसीजी है, फिर यहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है, इसकी वजह से हमें, इस वजह से भी हमें थोड़ी सी इससे रेजिस्टेंस हासिल है। तो ये तो अल्लाह ने हमें बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल फेवर किया, वरना ये कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो तो इतना फ्रेजाइल था कि हम इसको, और अभी भी ये इसका जो कर्व है वो काफ़ी फ्लैटन हमने रखा हुआ है। और अगर हम ये 2-4 चीज़ें जो हमारे अभी देखें, हमारे जो केसेस हुए, जैसे बात करें 33% इम्पोर्टेड है, 33% इम्पोर्टेड है। अब ये जो तबलीगी जमात है ये इंटरनेशनल होता है, तबलीगी जमात का इज्तिमा इंटरनेशनल होता है, और यहाँ पे बहुत सारे मुल्कों से लोग आते हैं। अब वहाँ पे भी यही हुआ है कि वहाँ पे जब हुआ ये, तो वहाँ पे न्यू ईयर था, न्यू ईयर पे चाइना के जो लोग हैं वो सारी दुनिया से अपने मुल्क में वापस आते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है उनके लिए कि अपने घर जाएं और न्यू ईयर अपना वहाँ मनाना चाहते हैं। और यही हुआ कि वहाँ से जब लोग वापस गए तो ये सारी दुनिया में फैल गया। इसी तरह से ये तबलीगी जमात, फिर ये कि जो ज़ायरीन वहाँ से आए हैं उसकी वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेड, अब जो है पर्सन टू पर्सन जो अब शुरू हुआ है, लोकल ट्रांसमिशन शुरू हुई है, ठीक है, यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हुई है। तो उम्मीद है कि अगर हम थोड़ा सा अपने आप को संभालें तो अल्लाह हमें बहुत मदद कर रहा है हमारी, और हम इसको इंशाल्लाह कंटेन कर लेंगे। लाख लाख शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि स्टूल से भी फैल रहा है, यानी टॉयलेटिंग जो है उसका, देखिए स्टूल में जो पर्सन होता है ना, जो इन्फेक्टेड होता है, अगर जो उसमें सिम्टम हो या ना हो, ठीक है, उसके स्टूल में एक्सक्रीट होता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो डाटा है वो ये नहीं है कि फीको ओरल कंटामिनेशन की वजह से ये बिल्कुल फैल सकता है, थ्योरेटिकली फैल सकता है, और हो सकता है फैल भी रहा हो, लेकिन हमें ना पता हो। हमें यही पता है कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, लेकिन जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसके स्टूल में ये एक्सक्रीट होता है। अच्छा, ठीक है, फिर तो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। और हमारे यहाँ फीको ओरल कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, इसीलिए हमारे टाइफाइड है ना। फीको ओरल कंटामिनेशन का मतलब होता है कि ये फुजला है वो आपकी फूड तक पहुँच जाता है, आपके पानी तक पहुँच जाता है। लिहाजा लोगों को चाहिए कि अच्छा साफ़ सुथरा घर का बना हुआ खाना खाएं। अच्छा, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जानवरों से ट्रांसमिशन जो है वो कोई अभी हुई है प्रूफ? देखिए ये जो कोरोना वायरस है जी, ये जो 25% जो फ्लू होता है इंसानों में, वो कोरोना वायरस एक बिनाइन किस्म का कोरोना वायरस है, उससे होता है। ठीक है। वैसे इसकी 4 किस्में हैं, अल्फ़ा, बीटा, गैमा और डेल्टा। ठीक है। अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये बैट्स में होती हैं। अच्छा, ये उनका रिजर्वायर है। रिजर्वायर का मतलब ये है कि बैट्स को कुछ नहीं होता, वहाँ वो हेल्दी रहते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। ये सिर्फ वहाँ पे अल्लाह ने इसको जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए वहाँ पे जगह दे दी हुई है, ठीक है। तो बैट्स में होता है ये, और जो गैमा और डेल्टा है ये इसमें परिंदों में होता है। अच्छा, हुआ ये है कि ये बैट से आया है एंड इसमें म्यूटेट किया है, और ये मेमिलियन में एंट ईटर होता है उसमें आया है, और वहाँ से म्यूटेट करके ये इंसान में आया है। इससे पहले भी ये जो है कोरोना वायरस ये म्यूटेट करके इंसान में आ चुका है। इससे पहले एक दफ़ा बिल्लियों के थ्रू आया था, और एक दफ़ा इस ऊँट के थ्रू आया था। जी जी, सर मिडिल ईस्ट कहते हैं ना, मिडिल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ जानवरों से आता है, और वो लोग जो जानवरों के साथ जिनका बहुत क्लोज ताल्लुक है उनको भी क्वारंटीन होना चाहिए। अच्छा, जो ऐसे लोग हैं जो अभी देखें, मैं देख रहा था कि वो मंडी लगी हुई है और वहाँ पे कोई पुलिस वाला नहीं है और लोग भरे हुए हैं वहाँ पे, कौन से शहर में, कहीं भावलपुर में हो रही थी मवेशियाँ मंडी, लेकिन किसी ने उसको रोका नहीं। एनीवे, वो तमाम लोग जिनका जानवरों से बड़ा क्लोज ताल्लुक है और जो जानवरों को ज़िबा करने के उसमें अमल में शामिल हैं, उन सबको चाहिए कि वो अपने आप को क्वारंटीन करें, क्योंकि ये इससे हो सकता है। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सर्फेसिस का आपने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था। सर्फेसिस जितनी है, देखें होता ये है कि इसका जो वायरस है जब सर्फेसिस पे गिरता है तो ये डिपेंड करता है सरफेस की सरफेस कैसी है। ठीक है। मेटल के ऊपर ज़्यादा देर रहता है, फैब्रिक के ऊपर 7-8 घंटे रहता है, लेकिन ये
जो है वो 24 to 48 आवर्स सरफेसेस के ऊपर बड़ी आसानी से रह सकता है, और डैम्प और इस तरह की जगहों पे इससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो सरफेसेस जो फ्रीक्वेंटली टच की जाती हैं उनको आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करें, स्टरलाइज करें। किससे? ब्लीच से। 1 part ऑफ ब्लीच एंड 9 part ऑफ वाटर बना के एक बोतल में रखें। आपके डोर हैंडल्स, आपके नॉब्स, आपके बिजली के स्विच, आपकी डोर बेल, आपकी कूड़े की बास्केट का हैंडल, ठीक है जी, आपकी गाड़ी के दरवाजे के वो, और आपकी गाड़ी के जो शीशा है, जो दरवाज़ा है, उसको ज़रूर करें। क्योंकि जब आप इशारे पे खड़े होते हैं बहुत से मांगने वाले आते हैं और आपकी गाड़ी को खटखटाते हैं, दोनों हाथों से खटखटाते हैं। अगर उनके हाथों में वायरस है तो आपकी गाड़ी में आ सकता है, और जब आप गाड़ी को हाथ लगाते हैं, गाड़ी को बंद करते हैं, तो आपके हाथों पे लग सकता है। एक तो ये कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल, जब भी आप करेंसी नोटों को हाथ लगाएं उसके बाद सैनिटाइज़र यूज़ करें। अगर करेंसी नोट आप अपने स्टरलाइज करना चाहते हैं तो उनको आप वाटर से स्प्रे करके और इलेक्ट्रिक आयरन से उनको प्रेस कर लें। अच्छा, तब भी वो हीट से इन लोगों के पास जो है स्टीम आयरन है, वो जो कुछ सामान बाहर से लाते हैं, अव्वल तो आप उसको घर से बाहर ही धो लें। सब्जियां हैं, फल है, हर चीज़ को जो धोने वाली है उनको धो लें, उनको बाहर ही धो लें। जिनको आप नहीं धो सकते उनको आप स्टीम कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। और जो ऐसी चीज़ प्लास्टिक की चीज़ें प्लास्टिक कवर के अंदर है, उनको आप वाइप कर सकते हैं, ठीक है, ब्लीच के साथ। सही है। पूरी कोशिश करें कि आप जितना हो सकता है जो भी चीज़ बाहर से आती है अपने घर पे रहें। सही है, अपने घर पे रहें और बाहर कम से कम जाएं, ज़रूरत के तहत जाएं, और जब आएँ तो अपने जूते बाहर उतारें। सही है। और अपने हाथों को करें, जब जाएं तो ऊपर कोई अपर, कोई ओवरऑल, कोई अबाया, कोई अपर पहन के जाएं, और उस अपर को आके बाहर छोड़ दें, या उसको धुलवा दें, या उसको पानी में डाल दें, या उसको घर से बाहर ही छोड़ दें। बिल्कुल सही। अपने पोर्च में डाल दें। ठीक है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब भी घर से बाहर निकलें अलग चप्पल रखें बाहर, वो चप्पल पहने। आपके घर के अंदर बाहर की चप्पल नहीं आनी। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके हम स्टरलाइज करें अपनी रोड्स को, अपनी मार्केटों को स्प्रे करें, और उसको क्लोरीनेशन करें और ब्लीच से उसको धोएं। अभी ये बहुत ये मसला बना हुआ है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनको पैसे, अब हुआ ये है कि वहाँ पे जाके सारे लोग बैठ गए, ठीक है, और इस इंतज़ार में और गुस्सा कर रहे हैं कि फंड्स नहीं मिल रहे हमें। और ये जो ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा बोल रहे हैं, मैं अपनी वैसे पर्सनल में बता रहा हूँ कि ज़्यादा वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ पैसे लेने आए हुए। तो मेरी मशवरा गवर्नमेंट को ये है कि इन दिहाड़ीदार लोगों को दिहाड़ी फराहम करें, इनसे रोड साफ करवाएं, इनसे क्लोरीनेशन करवाएं, इनसे ब्लीचिंग करवाएं, इनसे आर्जी अस्पतालों की तामीर करवाएं, और इसके एवज इनको एक अच्छी सैलरी, एक अच्छा रोज की दिहाड़ी इनको दें। अगर इनको 500 रुपये मिलते हैं, आप 1000 रुपये दें। खाना दें। क्या होगा कि वो लोग जो इनमें घुस गए पैसे लेने के लिए, वो सब लोग फिल्टर आउट हो जाएंगे, और आपके पैसे सही लोगों, अगर आपने इस तरह बगैर देखे दिए तो आपको ऐसे करोड़ों अरबों जितना मर्जी पैसा हो जाए, कभी भी सही आदमी को पैसे कोई नहीं पहुंच सके, या पहुंचेंगे तो बहुत थोड़े पहुंचेंगे। डॉक्टर साहब, प्रेग्नेंट खवातीन रिस्क पे हैं? जी बिल्कुल रिस्क पे हैं, और उनको बिल्कुल बचना चाहिए। सही, ठीक है। और ये जो है अगर किसी को है तो ये बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये कि ये फीड कराते हुए जो है वो उसमें नहीं होता। और अगर किसी को कोरोना वायरस है जिसका पॉजिटिव आ गया और उसको प्रेगनेंसी है, तो ये कोई इंडिकेशन नहीं है सी सेक्शन की। लोग बहुत कह रहे हैं कि सी सेक्शन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि, लेकिन जा सकता है, ये बच्चे को ट्रांसफ़र हो सकता है। ये इस तरह भी और फिर अगर एक औरत को कोरोना वायरस पॉजिटिव है तो उसको चाहिए कि वो खांसी ना करे अपने बच्चे के ऊपर, मास्क पहन के रखे, लेकिन उसको फीड कराए। फीडिंग के ज़रिए ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। सही। डॉक्टर साहब, स्मोकर्स जो है वो बहुत ख़तरा है, और जो स्मोकर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिवेलप करने के और इसकी कॉम्प्लिकेशंस होने के। जो स्मोकर्स हैं उनको स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा मौका है। और जो है वो उनको स्मोकर्स को ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको वायरस होगा तो फिर ये उनके लिए बहुत ख़तरनाक है, और उनमें इसकी मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है, और उनमें कॉम्प्लिकेशंस उसी तरह से ज़्यादा हैं जैसे ओल्ड पॉपुलेशन में। अच्छा, इसी तरह से वो लोग जिनको
सांस की बीमारी की तकलीफ़ है, जिनको सिगरेट की वजह से COPD है, जिनको ब्रोंकियल एस्थमा है, ठीक है जी, जिनको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको दिल की तकलीफ़ है, ठीक है ना, इन सब को, जिनको कैंसर है, जिनको जो लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं किसी वजह से, स्टीरॉइड्स पे हैं या इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी के ऊपर है, उन सबको इससे आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा ख़तरा है। डॉक्टर साहब शॉर्ट सा बताइएगा कि क्या हिकमत अमली होनी चाहिए कोरोना को कंट्रोल करने के सिलसिले में? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते और हमें कंप्लीट लॉकडाउन की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। देखिए, अगर हम कंप्लीट लॉकडाउन कर देंगे तो जैसे कि अशियाए ज़रूरत की चीज़ों की शॉर्टेज शुरू हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो अगर सड़क पे, रोड पे गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उससे कोई कोरोना नहीं फैलेगा। ठीक है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्राउडिंग को रोकना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना जी। और क्योंकि किसी भी सिलसिले इसका जो सिलसिला है वो लंबा हो सकता है काफ़ी। ठीक है। ठीक है, और इसलिए हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर सोचें और जो फैक्ट्रियाँ चल सकती हैं उनको चलाएं, जो चीज़ें हो सकती हैं, जो दुकानें खोल सकती हैं, बिल्डिंग मटेरियल की दुकानें, जो काम हो सकते हैं और इंसान एक दूसरे से दूर रह के वो काम कर सकता है तो उसको करने दें। ठीक है, गैर ज़रूरी तौर पे हाँ, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, ये चीज़ें, ये क्राउडिंग, जहाँ क्राउडिंग है उनको बंद करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, टाइम बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया। थैंक यू, बहुत से सवालात आपसे पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे लोगों के लिए, और इस टाइम पे इसकी बहुत अशद ज़रूरत है कि हम एक तो कन्फ्यूजन्स को क्लियर आउट कर लें और बताएं लोगों को कि कहाँ कहाँ रिस्क है और कहाँ का रिस्क नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आसिफ तौसीफ की, डॉक्टर फैमिली फिजिशियन है, और डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ प्रोग्राम में बताया हमें कि क्या क्या चीज़ें जो है वो क्या क्या हमारी प्रैक्टिसेस हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं, किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, और आई होप कि आप लोग इन चीज़ों पे अमल करेंगे और इस चेन को, ये जो फैल रहा है कोरोना वायरस, उसको रोकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर आसिफ तौसीफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।